वो हर चीज में गलतियां ढूंढते हैं, समझे कि नहीं? चलो, सो नाउ वी विल गो इनटू द क्या डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएसडीएनए, ठीक है? तो अब हम लोग चले जाएंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएसडीएनए by James Dalton Watson. Okay, Watson and देख रहे हो सब डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार आके। Watson and Francis Harry Compton, okay, Crick, okay, 1953, अंडरस्टैंड? चलिए, तो अब ये मॉडल क्या कहता है हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ओके? We'll discuss this point wise. Now the first point suggests, okay, so what is the first point? तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक, उनको आइडिया था कि हेलिक्स 2 या 3 हो सकता है, सो दे वर नॉट सो श्योर, बट जब उनको डाटा मिल गया फ्रैंकलिन का, सो नाउ दे वर वेरी श्योर दैट 2 से ज्यादा स्ट्रैंड हेलिक्स में नहीं हो सकता। सो the double-stranded DNA is made up of 2 oppositely growing, okay, 2 oppositely growing क्या DNA हेलाइसिस, ओके? तो अब ये कौन सा हेलिक्स है, राइट हैंडेड ना लेफ्ट हैंडेड? तो मोस्टली ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ओके? मींस जो आपका बी डीएनए है ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। राइट हैंडेड मतलब आपका अगर राइट हैंड थंब रूल को ये ओबे करेगा। So the dsDNA is made up of 2 oppositely growing DNA helices, okay, which resemble the rails of the railway track. The rails of the railway track. समझ रहे हो? So actually you see the greatness of these people. They have compared DNA with a railway track. Okay? So the dsDNA is made of it. Now these rails are made up of sugar, phosphate. Okay, these rails are made up of sugar, phosphate interactions. Okay, sugar, phosphate interactions. Okay, joined to each other by क्या 3 prime to 5 prime phosphodiester bonds, ओके? तो इसीलिए आपका जो रेल है वो किस चीज से बना है? 3 prime to 5 prime phosphodiester bonds. Now let us see a drawing. I have already sent this drawing to you, so you don't need to bother. Okay, so हम already ये drawing आपको भेज चुके हैं. I will actually need to open a file.
ना इसमें आप देखेंगे दैट वी आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेजेस। ना इसमें जो आपका डबल हंड्रेड स्ट्रैंड है आप देखेंगे कि ये ऑपोजिटली ग्रो कर रहा है, क्योंकि ना जब स्ट्रक्चर बना रहे थे हम ऑलरेडी इसको बना चुके हैं, ऑलरेडी मेड द स्ट्रक्चर, सो यू आर हैविंग नो डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट। बट ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें आपका क्या, इसमें आपका जो है where is the structure figure, ये वाला सुंदर सा स्ट्रक्चर है। सो आर यू एबल टू सी दैट, या आई विल अगेन go and share it? Sir, again, sir, not able to see. I am sending you again, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये वाला दिखा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए ये एक स्ट्रक्चर जो ये सेम थिंग वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन वंस, तो हम ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी एक बार बना चुके हैं। आप क्या देख रहे हो कि ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम स्ट्रैंड है एंड आपका 3 से 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रैंड नीचे के तरफ ग्रो कर रहा है। बट इस स्ट्रैंड में यहाँ ट्राइफॉस्फेट है, तो ये स्ट्रैंड नीचे के तरफ ऑपोजिटली ग्रो कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग 5 to 3 दिस वे एंड दिस इज गोइंग 5 to 3 दैट वे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, चलिए, तो यही चीज हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एंटी बिहेवियर, नॉट एंटी पैरेलल बट एंटी। ओके, now so the dsDNA is made up of 2 oppositely growing DNA helices with sugar phosphate, ठीक है जी। now these, तो इसीलिए ये एंटी पॉइंट है। now these strands, okay, these strands bracket rails are equidistant from each other throughout, okay, throughout its length. Okay, these strands या rails are equidistant, माने अब जब ट्रेन लाइन को देखोगे आपको दिखेगा वो रहा उधर उधर वो जुड़ गया है, बट एक्चुअली वो जुड़ गया वो पॉइंट पूरा भारत घूम जाओगे तो नहीं मिलेगा। So these strands are equidistant from each other throughout its length, and the distance, तो ये कैलकुलेट किया था हमने, the distance between the two strands is कितना, 20 angstrom, है कि नहीं? This data was given by Rosalind Franklin. Okay, so from these two, okay, from these two data we can say that the dsDNA is क्या, anti parallel। Understood that the dsDNA is anti parallel? कोई शक? नो सर। चलिए, वेरी गुड। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया। अब हाउ टू जॉइन देम, तो इसीलिए सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला, ओके, द सेकंड पॉइंट दे से दैट, ओके, द two strands are joined to each other by क्या, nitrogenous base pairs, है कि नहीं?
nitrogenous base pairs which lie to the inside of the helix, है कि नहीं? which lie to the interior लिख सकते हैं हम लोग. Okay, interior of the helix. Okay, now these bases are joined by hydrogen bonds. ठीक है, तो 4 गैप के डाटा से हमें क्या पता चला? एडेनाइन pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, है ना? And vice versa. Okay, so adenine pairs with thymine with 2 and vice versa. Similarly, guanine, okay, similarly guanine pairs with cytosine, okay, with 3 hydrogen bonds and vice versa. ठीक है, एंड वाइस वर्सा. तो समझ में आया? तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया. इस सेकेंड पॉइंट को प्रूव करने के लिए भी हम एक डायग्राम देखेंगे. अंडरस्टूड? विल शेयर अनदर डायग्राम. शेयर किया जाए. Now here, are you seeing this diagram? Yes, sir. तो इधर आप क्या देख रहे हो? That जो गुआ, this is your guanine and this is your cytosine. Cytosine. Okay, तो इसलिए गुआनिन में देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन है विद पॉजिटिव चार्ज डेल्टा प्लस, Yes, एंड sir. यहाँ एक नाइट्रोजन है विद डेल्टा माइनस. उसी तरह डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, उसी तरह कार्बोक्सिल ऑक्सीजन एंड अमीनो का हाइड्रोजन. ओके, ये सारे जो बॉन्ड बना रहे हैं, दैट इज व्हाई G और C के बीच में देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. 3 hydrogen bonds. 2, 3, 4 of cytosine join with 2, 1, 6. 2, 1, 6. तो इसको आप लिख सकते हो इफ यू वांट. हम लोग यहाँ उसमें लिख सकते हैं that 2, 1, 4, 2, 3, 4 of cytosine forms hydrogen bond with क्या 2 2, 1, 6 and of guanine. 6 of guanine. समझ में आ गया? So this is the case. Now अगला डायग्राम देखेंगे. Now इसको ध्यान से देखिए. Now इसको आप ध्यान से देखिए. इधर क्या हो रहा है? 3 में नाइट्रोजन है एंड 4 में कार्बोक्सिल ऑक्सीजन है. So they are forming with this. तो इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं 80 में that 3 and 4 of thymine form hydrogen bond with 2 and 1 position of adenine. ठीक है? So third, fourth position of thymine forms hydrogen bond with second and first position of adenine. Clear? So these are the 2 diagrams that I had to show you. Now we can see other things. तो इधर आप ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर में. इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो? That sugar जो है फॉस्फेट वो रेल बना रहा है, एंड ये सब क्या बना रहे हैं? ये पटरी का जो ज्वाइन करने वाला सीमेंट का रंग्स बना रहे हैं. एंड आपका अगर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या होता है? इंटीरियर ऑफ द हेलिक्स होता है, नॉट एक्सटीरियर. अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट इज देयर. चलिए, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड पेयर. नाउ वी विल राइट द नेक्स्ट. तो समझ में आ गया? Now
Third point, the two helices grow in such a manner that one turn, या इसको हम pitch of DNA कहते हैं, one turn occurs after every 34 angstrom. Okay, 34 angstrom and 34 angstrom, and it has 10 nitrogenous base pairs. So distance between base pairs is 3.4 angstrom. Okay, the distance between base pair is 3.4 angstrom. हो गया, तो ये आपका जो अगला डाटा भी मिल गया. ठीक है जी. तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अब ये जो कॉइलिंग होता है, हेलिक्स होता है, ये अलग अलग तरीके से कॉइल कर सकता है. जैसे आप लोग चोटी बनाते हो, ये चोटी जैसा भी बन सकता है. तो इसीलिए बट तो ऑलवेज रिमेम्बर, आप डीएनए वैसा कभी भी नहीं बनाएंगे. नाउ ड्यूरिंग कॉइलिंग the helices make two grooves, bracket में, okay, major groove with 22 angstrom and major groove with 22 angstrom and no minor groove with 12 angstrom. समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर जब आपको डीएनए बनाने का जरूरत पड़े तो हम डीएनए बनाएंगे कैसे? फाइन. सो सपोज यू विल टेक दिस एंड हम लोग डीएनए बना रहे हैं लाइक दिस. सपोज ये एक हेलिक्स है एंड तुम पूरा बिल्कुल चोटी जैसे आप बनाओ. सो इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रूव जितना है ये ग्रूव उतना ही है. सो दिस इज रॉन्ग डीएनए हेलिक्स. ओके, तो इसीलिए ध्यान से जब आप डीएनए बनाएंगे एग्जैक्टली पैरेलल बनाएंगे. सपोज ये डीएनए है तो आप एग्जैक्टली पैरेलल बनाएंगे. समझ रहे हो? तो एग्जैक्टली पैरेलल. तो ये ग्रूव देखिए छोटा है एंड ये ग्रूव बड़ा है. तो ये 22 एंगस्ट्रॉम का है एंड ये 12 एंगस्ट्रॉम का है. ये ऊपर वाला, नॉट दिस वाला. तो ये भी 22 एंगस्ट्रॉम है, याद रखना. ये 22 है तो ये क्या होगा 12. एंड आप यहां से यहां एक टर्न ले सकते हो, यहां से यहां. तो ये क्या हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम. एंड ईच हेलिक्स में आपका 10 बेस पेयर होगा. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So there are what 10 base pairs. Now अगर हम डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स की बात करें, ओके, सपोज हम ये जो बेस पेयर है इसकी बात करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 3.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम. इज इट अंडरस्टूड? ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर. So now you know how to make the correct helix and the wrong helix. तो wrong helix में आप देखोगे ये बिल्कुल चोटी जैसा बन गया है. It is same on both sides the grooves. ये जितना ये उतना. ये मेरे से इतना सुंदर बना नहीं because of the pen, but ये आपका इस तरह से बनेगा. Clear?
So this is the another point about the dsDNA helix. That DNA coiling, the helices make two grooves, major groove and minor groove. ठीक है. अब इसमें हम लोग एक और व्यू ऐड करेंगे. हाँ बोलो. Anything you want to say? किसी को कुछ बोलना है? अरे बोलो. No, sir. तो दुख करने का क्या जरूरत है? So JJS is a teacher who always allows discussion. तो देखिए ये जो डाटा हमने लिया, सो ये एक ऑब्जर्वेशन था. ओके. सो फ्रांसिस क्रिक, ये एक नोट हम लिख रहे हैं इसमें. नो माने मॉडल से थोड़ा हट के है, तो एक नोट है कि ये कहाँ से ये आइडियाज आया. तो नोट, फ्रांसिस क्रिक deduced a structural model of DNA, okay, that accounted for the diffraction pattern and was the source of remarkable insight to these functional properties. क्योंकि फ्रांसिस क्रिक was a physicist, तो जब उनको इनका पेपर मिल गया तो he was very certain about this. Okay, so the features of Watson and Crick model, okay नहीं, of DNA deduced from the diffraction patterns are. तो क्या उन्होंने उसमें से कंक्लूजन निकाला? देखिए, first the two helical polynucleotides are coiled around a common axis with a right-handed screw sense. ठीक है, तो ये right-handed है हेलिक्स, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. Now the chains are anti-parallel, meaning that they have opposite polarity, okay, and equidistant throughout its length. ठीक है, and equidistant throughout its length. Second point, sugar phosphate जो backbones है, okay, are outside and pyrimidine ये inside में रहते हैं. Now last में क्या आएगा? The bases are nearly perpendicular to the helix and adjacent bases are separated by 3.4 angstrom. This spacing is readily apparent in the pattern. ये हम already discuss कर चुके हैं कि pattern में ये उनको दिखा था. Now the helical repeats every 34 angstrom and the helical structure repeats and so there are 10 bases. Okay, so there are 10 bases. So this is 3.4 angstrom per repeat or 3.4 angstrom per base per turn of helix. Each base is rotated 36 degrees from one below it. तो इससे क्या होगा? पूरा जब 10 बेस होगा तो पूरा आपका 360 डिग्री घूम जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए. सो ईच बेस इज रोटेटेड क्या? तो 36 डिग्री फ्रॉम वन बिलो इट. तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द हेलिक्स आपका 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा. ठीक है, तो एनी शक? No, sir. So this is actually equal to 34 angstrom per repeat per 3.4 angstrom per base per turn of helix. तो ये आपका फ्रांसिस क्रिक का कंक्लूजन था, बिकॉज उन्होंने जब डाटा को देखा, when he saw the data of Wilkins, so he got this idea. ठीक है, so this is the concept. Now in case of जो आपका जो हेलिकल कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, तो रेल्स एंड ड्रंक्स वी हैव डिस्कस्ड, ओके, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड दिस इज द थिंग. तो इसी जो बेस पे आधार पे आपका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रपोज होता है. ठीक है, जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे एक्चुअली, तो आप देखोगे कि दिस वाज द मॉडल व्हिच गेव राइज to the semi-permeable model. चलिए, तो I want to share another screen with you, so I am just locating the screen.
ना यहाँ आप देखेंगे दिस इज योर चार गैप्स एनालिसिस. ओके, सो मैं आपको दिखा रहा हूँ. जस्ट I'll take a snapshot so that I can give it to you. तो देखे, सो ये आपका चार गैप्स डाटा है. तो उन्होंने क्या देखा, ह्यूमंस में जितना एटी है उतना ही जीसी है. ओके, तो इसीलिए 80/GC इज 1. किंतु अगर आप पूछा जाए, माने 80 भी 1 है एंड G/C ये रेशियो है. देख रहे हो कि नहीं, A/T इज 1, G/C is 1, but A/G is 1.56. Understood? Similarly, सालमन में देखोगे तो अगर आप ये डाटा देखो तो ये डाटा नियरली सजेस्ट कर रहा है. ये जो डाटा 1, 1.02, 1.00, 1.03, 1.09, 0.95, तो नियरली ये क्या हो गया, 1 हो गया. तो इसका मतलब A/T का कितना रेशियो आ रहा है, 1. उधर G/C 1, 102.97, 1.02, 0.99, 0.86. तो इधर दिख रहा है कि G/C रेशियो कितना है, नियरली 1. तो इसका मतलब जितना है उतना T, जितना G उतना C. सो दिस इज द केस. एंड ये A/80/GC, ये A/G ले लो, ये 80/GC ले लो. ये रेशियो क्या है, ये कांस्टेंट है इन डिफरेंट स्पीशीज. ह्यूमन में 80/GC रेशियो कितना है, 1.56. ओके, ये कौन सा बुक है, Strayer. यस दिस इज लूबर्ट स्ट्रायर, इज वन ऑफ द बेस्ट. आपको दिख रहा है ये बुक वहां से? Yes, sir. सर ऊपर लिखा है, नेम लिखा है, ऊपर लिखा है बायोकेमिस्ट्री बाय स्ट्रायर. तो मेरे को तो नहीं दिख. हाँ, ऐसे करने से दिख रहा है. सो बायोकेमिस्ट्री बाय लूबर्ट स्ट्रायर, देख रहे हो? नहीं सर, ऊपर पिंक में लिखा है. ओहो, मैं ये गधा मेरे सामने है ना, दिस जो कंट्रोलिंग वाला, ये हर समय मेरे सामने है. यस, वो दिमाग खाता है मतलब. दिस इज व्हाइट एंड व्हाइट. तो ये आपका जो मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप का एंगल दिखा रहा है. सो अगेन यहाँ देखिए, actually I wanted to take these shots for you so that you can have it. See, JJ's always believes in modern biology, but आप लोग JJ's को लव नहीं करके कालू को लव करते हो. तो अब वही है, अब क्या करेंगे बताओ. So like that. तो इसीलिए आप देख रहे हो, ये कोई भी आपका कालू ये सब दिखाएगा नहीं आपको. So उज्ज्वला एंड जो आशा का कालू, तो ये जो है हमारा क्या, तो दिस देख रहे हो, ये देखो, ये छोटा सा ग्रूव है इधर, पर इधर इतना बड़ा ग्रूव है. फाइन. ये ग्रूव्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटीन्स को फंसाने के लिए. ओके, तो इधर आप देख रहे हैं ये छोटा सा ग्रूव है, यहाँ बड़ा सा ग्रूव है. सो आई हैव टेकन द स्नैप्स, आई विल सेंड यू द फिगर्स नाउ. इसमें आप देखिए, ये हमारा कंसेप्ट हो गया. सो हियर यू सी इट इज रिटन, bDNA has two deep exterior grooves that wind between its sugar phosphate chains as a consequence of the helix passing through approximate center of each base pair. However, the grooves are of unequal size because the top edge of each base pair is structurally distinct from the bottom edge. The deoxyribose residues are asymmetric. The minor groove exposes that edge of a base pair from which C1 atoms extend, whereas the major groove exposes the opposite edge of each base pair. Although bDNA is by far the most prevalent form of DNA in the cell, double helical DNAs and RNAs can assume several different structures. वो भी हम बाद में discuss करेंगे. Understood? So this is a beautiful information. We can copy it and paste it in your what? Board. तो ठीक है. तो इसलिए ये आपका फर्स्ट डायग्राम है. दिस इज द फ्रांसिस क्रिक्स डाटा. तो इधर हम लोग उसके बारे में भी पेस्ट कर सकते हैं. फाइन, अबाउट द मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव. ओके, छोटा हो रहा है.
चलिए, सो नाउ इन केस ऑफ जो हमारा बी डीएनए है, जो ग्रुप्स है हमारा न्यूक्लिक एसिड्स, नाउ use another color. So BDNA has two deep exterior grooves. हम लोग उसको लिख लेंगे. Okay. This, however, the grooves are of unequal size. ठीक है. Okay. ये एक्चुअली इस पे एडिट करना बड़ा मुश्किल है. ब्लैक बोर्ड में वर्ड में मैं कर रहा था, बट वर्ड में अगेन इट इज क्रिएटिंग अदर प्रॉब्लम्स. चलिए, सो हाउएवर ये जो फिगर, इसको हम डिलीट करेंगे इधर से. फाइन. नाउ बिकॉज, क्यों? तो ये टॉप साइज आपका दिखा है. ओके, फ्रॉम द बॉटम एज. एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया है डीऑक्सीराइबोसेस एसिमेट्री. नाउ द माइनर ग्रुप्स एक्सपोज. तो ये जब हम लोग पैकिंग करेंगे ना, तो वहां ये काम देगा. तो जब आप पैकिंग करेंगे, पैकिंग, तो उधर इसका यूज आएगा. मेजर ग्रुप में कौन सा प्रोटीन आएगा एंड माइनर ग्रुप में कौन सा प्रोटीन आएगा. ठीक है. सो ऑल्दो बीडीएनए इज बाय फार मोर. तो हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है और कुछ नहीं. So just we will save this page for you, and now we'll go ahead into our next topic. So we have discussed the DNA double helical model. ठीक है. Now एक बहुत ही beautiful property of DNA है जिसको हमें मालूम होना चाहिए. Otherwise, actually क्या है? Then you will know that why nature selected आपका DNA as the genetic material. तो नेचर उसके सिलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है? वन रीजन इज दिस. ठीक है. तो वन रीजन इज दिस. दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. ओके. नाउ प्रोटीन्स में हमने क्या देखा था कि उबला अंडा कच्चा अंडा बन जाता है एंड कच्चा अंडा उबला अंडाचा बन जाता है ना. क्या अर्पण? Can ubla anda become kacha anda after freezing? No, sir. No sir, no sir. No, sir. No, sir. तो आप चुपचाप बैठे हो उधर, समझ रहे हो? तो इसीलिए when a solution of DNA is heated above a characteristic temperature, its native structure collapses and its complementary strands separate and assume a flexible and rapidly fluctuating state. This denaturation, okay, fine state. This is referred to as denaturation of DNA, और इसको रिनीलिंग कहते हैं, और रिनीलिंग. ओके. Now, this denaturation process, okay, is accompanied by a qualitative change in DNA's physical properties. Okay, for instance, the characteristic high viscosity of DNA, which arises from the resistance. Okay, understood? तो ये आपका denaturation है. Next point, when, okay, when the denaturing agents are removed, the two coils anneal or renature, okay, or rejoin. So this is referred to as क्या? Renaturation.
अंडरस्टूड? तो इसीलिए आप जब हीट करोगे, एसिड अल्कली डालोगे, तो क्या होगा? डीएनए डीनेचर कर जाएगा। बट जब आप उसको हटाओगे या कूल डाउन कर दोगे, तो वो क्या करेगा? वो रीनेचर कर जाएगा, वो वापस जुड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? So this property is called denaturation and renaturation of DNA. Understood? तो ये जो मजा है, that is why हम लोग जब ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि जैसे ही हम माने डीनेचरिंग एजेंट को हटाते हैं, वो वापस में जुड़ जाता है कि नहीं? सो इसलिए हाउ टू मेक ए ड्राइंग हियर नाउ। अभी सपोज हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? एक ड्राइंग बनाएंगे। ओके, सो नाउ सपोज ये आपका डीएनए है 5 to 3 एंड ये अनदर डीएनए है 5 prime to 3 prime and this is your hydrogen bonds. So when we heat it or alkali treatment, तो क्या होगा? ये दोनों चेन अलग अलग हो जाते हैं। फाइन, सो दिस इज 5 to 3 and this is 5. Okay. This is 5 to 3. So ये आपका है dsDNA and ये क्या बन गया? 2ssDNA. Understand?